करें स्टार्ट क्या? आज है बेटा वो पेरिस ओलंपिक समाप्त हो चुका है। उसमें केवल हरियाणा के प्लेयरों के ना एक तो डेट ऑफ बर्थ याद रखने हैं, एक उनका रिकॉर्ड याद करना है। हरियाणा से एक तो याद करना है अमन सहरावत के बारे में, एक याद करना है नीरज चोपड़ा के बारे में जो ऑलरेडी कर चुके हैं, एक मन्नू भाकर के बारे में करना है, ठीक है, और एक सरवजोत के बारे में हो गया, ठीक है, और 2 प्लेयर हरियाणा से हॉकी टीम में भी है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेरिस ओलंपिक में हरियाणा हेडिंग डाल लो, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा। आज का टॉपिक कौन सा रहेगा बेटा? पेरिस ओलंपिक में हरियाणा, पेरिस ओलंपिक में हरियाणा। कौन सा टॉपिक रहेगा? पेरिस ओलंपिक में हरियाणा, ठीक है। वो तो हमने पढ़ लिया बेटा, ये संस्करण था 33वां। कौन सा था? 33वां। 26 जुलाई से लेकर कब तक चला? 11 अगस्त तक चला, ठीक है। भारत के लगभग कितने प्लेयरों ने हिस्सा लिया? 117। हरियाणा के कितने थे? 24 प्लेयरों ने हिस्सा में लिया था। और इसका जो शुभंकर था क्या था? ओलंपिक फ्रिज। शुभंकर क्या था बेटा? ओलंपिक फ्रिज इसका क्या होता था? शुभंकर होता था, ठीक है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं ना, हरियाणा की ओर से ना, हरियाणा की ओर से, ठीक है, 24 प्लेयरों ने भाग लिया था ना, ठीक। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत की इसमें ना 71वीं रैंक आई है। एक ये क्वेश्चन बनेगा, पेरिस ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक आई है बेटा? 71वीं रैंक आई है। पेरिस ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक आई है बेटा? 71वीं रैंक आई है। लिख लो, पेरिस ओलंपिक में भारत की कौन सी रैंक आई है? 71वीं रैंक आई है। भारत ने कितने मेडल जीते हैं इसमें? 6 मेडल जीते हैं, ठीक है। इसमें एक जीता है बेटा सिल्वर, एक कौन सा जीता है? सिल्वर, और 5 जीते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। लिख लो, इसमें भारत की यानी पाकिस्तान से भी पीछे रहा है भारत इस बार, ठीक है। क्योंकि बेटा जो गोल्ड जीतता है ना उसकी रैंक ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। पाकिस्तान के मैंने बताया था भाला फेंक में गोल्ड जीता था मलिक ने, ठीक है, अरशद मलिक ने, तो ऑटोमेटिकली उनकी रैंक क्या चली गई? ऊपर चली गई। और रैंक डिसाइड किससे होती है? गोल्ड मेडल से। आप इसमें मैंने बताया था 329 है, मतलब मेडल थे ना, कोई 329 सिल्वर जीत ले ना तो भी उसकी रैंक ऊपर नहीं जाएगी। अगर किसी ने एक गोल्ड जीत लिया तो उसकी रैंक क्या मानी जाएगी? ऊपर मानी जाएगी। तो कहने का मतलब रैंक डिसाइड किससे होती है? गोल्ड मेडल से रैंक डिसाइड होती है। तो इसमें ना टोटल कितने मेडल जीते हैं? 6। एक सिल्वर है बेटा, 5 ब्रोंज है, ठीक है। इन 6 में से ना कहीं 5 मेडल में किसके प्लेयरों का योगदान है? हरियाणा का योगदान है। कितनी बड़ी बात है बेटा, 6 में से 5 प्लेयरों में किसका योगदान रहेगा? हरियाणा का योगदान रहेगा, ठीक है। एक है वो सोमपिल, वो बताया था मैंने बेटा। एक वो है महाराष्ट्र से जिसने 1 मेडल जीता था, कांस्य पदक शूटिंग में 50 मीटर। और उसके बाद है ना जितने भी मेडल है ना उसमें हरियाणा का, देखो मन्नू भाकर जीता, हरियाणा से है, और मन्नू भाकर और सरवजोत ने मिक्स में जीता, दोनों हरियाणा से है। हॉकी टीम में हरियाणा के 2 प्लेयर है तो उसमें भी हरियाणा का योगदान हो गया, ठीक है। अमन सहरावत है वो भी कहाँ से है? हरियाणा के झज्जर से है। तो और सभी मेडल में ना 6 में से 5 मेडल में किसका योगदान है? हरियाणा का। वो बहुत बड़ी बात रहेगी। अब है ना स्टार्टिंग में मैंने बताया था ध्वजावाहक कौन होता था बेटा? पीवी सिंधु, पीवी सिंधु और शरत कमल, जो टेबल टेनिस प्लेयर थे, शरत कमल, ये किसके प्लेयर थे? टेबल टेनिस के। और विदाई समारोह में ना अंतिम में भी ध्वजावाहक होता है बेटा, अंतिम में लिख लो ध्वजावाहक, विदाई में ध्वजावाहक थे, ठीक है। एक तो थी बेटा आपकी मन्नू भाकर, मन्नू भाकर,
और एक है श्रीजेश। श्रीजेश है ना, ये हॉकी का प्लेयर है, हॉकी का गोलकीपर है भारतीय हॉकी टीम का। और मन्नू भाकर आपको पता है शूटिंग की प्लेयर है, लिख लो। अंतिम में ध्वजावाहक कौन होते थे? मन्नू भाकर और बता दो श्रीजेश ने ना हॉकी से संन्यास ले लिया है बेटा मेडल जीतने के बाद, है ना। जैसे विराट कोहली ने संन्यास लिया था ना T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद, रोहित शर्मा ने, रविंद्र जडेजा ने, उसी प्रकार श्रीजेश ने क्या ले लिया है? हॉकी से संन्यास ले लिया है। ठीक है, पिछली बार भी हॉकी ने कांस्य पदक जीता था और इस बार भी हॉकी ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है, याद रह जाएगा ना। स्टार्टिंग में कौन थे ध्वजावाहक? PV सिंधु और शरत कमल, और अंतिम में कौन है बेटा? मन्नू भाकर और श्रीजेश, याद रह जाएगा ना। वेरी गुड। ठीक है, अब है ना थोड़ा मन्नू भाकर का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। मन्नू भाकर, ठीक है, मन्नू भाकर का संबंध रहेगा गोरिया गांव। गोरिया, देखो अमन सहरावत भी कहां से है? झज्जर। तो झज्जर ने अकेले बेटा 3 मेडल में योगदान था। ठीक है, एक तो मन्नू भाकर खुद जीती है, ठीक है, एक कांस्य पदक जो मिक्स्ड में था उसमें भी मन्नू भाकर थी, एक अमन सहरावत भी कहां से है? 3 मेडल में से ना बेटा टोटल भारत ने जीते हैं 6 मेडल, उसमें से 3 मेडल कहाँ के आए हैं? झज्जर। कितनी बड़ी बात है, झज्जर से कितने मेडल आ रहे हैं? 3 मेडल आ रहे हैं। ठीक है, तो मन्नू भाकर का ना जन्म हुआ 18 फरवरी 2002 को। कब जन्म हुआ बेटा? 18 फरवरी 2002 को इसका जन्म हुआ था। मन्नू भाकर का जन्म कब हुआ था बेटा? 18 फरवरी। नीरज चोपड़ा का 14 दिसंबर 1997। हाँ, 24 दिसंबर 1997। ठीक है, और इनका जन्म कब है बेटा? 18 फरवरी 2002 को जन्म हुआ। मन्नू भाकर ने, लिख लो, 2018 में ना कॉमनवेल्थ, कौन से गेम हुए थे बेटा 2018 में? कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। क्या जीता था? और यही 10 मीटर में, किस में जीता था? 10 मीटर में जीता था, लिख लो। 2018 में मन्नू भाकर ने 10 मीटर में क्या जीता था बेटा? गोल्ड मेडल जीता था। मन्नू भाकर ने 10 मीटर में क्या जीता था बेटा? गोल्ड मेडल जीता था। कब जीता था? 2018। यानी एक 16 साल की लड़की है ना, क्या जीत कर लाई थी? गोल्ड मेडल जीत कर लाई, क्योंकि 2002 में जन्म हुआ और 2018 में हुआ। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम तो 16 साल की उम्र में इसने क्या जीत लिया था बेटा? गोल्ड मेडल जीत लिया था। जिस उम्र में ना हम कुछ सोच भी नहीं सकते, ये लड़की क्या लेकर आई है? गोल्ड मेडल लेकर आई है। ठीक है, 2020 में इसको अर्जुन अवार्ड मिला है। कौन सा अवार्ड मिला है बेटा? 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है। ठीक है, 2020 में इनको कौन सा अवार्ड मिला है बेटा? अर्जुन अवार्ड मिला। लिख लो, 2020 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और आज़ाद भारत की, लिख लो, पहली ऐसी महिला बनी है जिसने एक ही ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? 2। लिख लो, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? मन्नू भाकर बनी है। लिख लो, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली, एक ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला का गौरव किसको मिला है बेटा? मन्नू भाकर को मिला है। इससे पहले किसी ने ना एक ओलंपिक में क्या नहीं जीते थे? 2 मेडल नहीं जीते थे। 2 अलग अलग ओलंपिक में PV सिंधु ने मेडल जीते हैं, सुशील कुमार ने जीते हैं। ठीक है, लेकिन एक ओलंपिक में 2 मेडल आज तक है किसी, अभी नीरज चोपड़ा ने 2 अलग अलग ओलंपिक में जीते हैं ना। ठीक है, इसने एक ही ओलंपिक में क्या जीते हैं बेटा? 2 मेडल जीते हैं। याद रह जाएगा ना। एक
और लिख लो, अभी सुनने में आ रहा है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की क्या बनेगी, ब्रांड एम्बेसडर बनेगी। पहले साक्षी मलिक थी ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर कह रहे हैं कौन बनेगी, मन्नू भाकर। लिख लो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी बेटा, मन्नू भाकर रहेगी। और ब्रैकेट में नोट डाल के लिख लो, ऑलरेडी खसरा एवं रूबेला की क्या है ये ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर रहेगी। लिख लो, खसरा एवं रूबेला की लिख लो ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मन्नू भाकर रहेगी। लिख लो, खसरा एवं रूबेला की क्या रहेगी, ब्रांड एम्बेसडर कौन रहेगी, मन्नू भाकर रहेगी। ठीक है, खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर लिख लो, खसरा एवं रूबेला की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, मन्नू भाकर रहेगी। आगे लिख लो, अमन सहरावत, अमन सहरावत, इनका गांव है ना बेटा विरोहर गांव है झज्जर में। लिख लो, और इनका जन्म लिख लो 16 जुलाई 2003, 16 जुलाई 2003 लिख लो। किसका जन्म हुआ, अमन सहरावत का। लिख लो, अमन सहरावत का जन्म कब हुआ, 16 जुलाई 2003 को। अमन सहरावत का जन्म कब हुआ था बेटा, 16 जुलाई 2003 को। एशियन गेम 2022 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने, एशियन गेम्स 2022 में क्या जीता था इन्होंने, कांस्य पदक जीता था। लिख लो, इनका जन्म कब हुआ बेटा, 16 जुलाई 2003। ठीक है, और ये तो मन्नू भाकर से छोटी उम्र में ओलंपिक में मेडल जीत चुके हैं। तो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले पहले हरियाणा के रहेंगे कौन, अमन सहरावत। लिख लो, ओलंपिक में सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाले हरियाणा के पहले प्लेयर कौन है, मन्नू भाकर ने 16 साल में तो कॉमनवेल्थ में जीता था बेटा। ठीक है, ओलंपिक में तो अब जीता है, पहले मन्नू भाकर का नहीं था ना। ठीक है, तो मन्नू भाकर से भी छोटी उम्र में गोल्ड जो आपका कांस्य पदक किसने जीता है, अमन सहरावत है। जन्म कब हुआ बेटा इनका, याद करना, फतेहाबाद बना 15 जुलाई को, इनका जन्म है 16। झज्जर भी तो 15 जुलाई को बना था ना, फतेहाबाद और झज्जर कब बने, 15 जुलाई। ये झज्जर से है तो 15 से में 1 जोड़ दो, 16 जुलाई 2003 को। सबसे छोटे हैं तो मन्नू भाकर तो 2002 में, इनका जन्म 2003 में। कितनी जुलाई को बेटा, 16 जुलाई 2003 में इनका क्या हुआ, जन्म हुआ। किस गांव में हुआ, विरोहर गांव कहाँ का रहेगा, झज्जर का रहेगा। किसका जन्म हुआ था, अमन सहरावत का जन्म हुआ। ठीक है, 2022 के एशियन गेम में क्या जीता था इसने, कांस्य पदक। और सबसे कम उम्र में ओलंपिक में मेडल जीतने वाले पहले हरियाणा, सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के क्या बने हैं बेटा, प्लेयर बने हैं। सबसे कम उम्र में ओलंपिक में पदक जीतने वाले हरियाणा के प्लेयर कौन बने हैं, अमन सहरावत बने हैं। कौन बने हैं बेटा, अमन सहरावत। कहाँ से रहेंगे, बिरोहर झज्जर से रहेंगे। अब है ना, अमन सहरावत है ना, कहते हैं इनके गुरु थे रवि दहिया, जो पिछली बार क्या लेकर आए थे, सिल्वर मेडल लेकर आए थे। रवि दहिया नाहरी सोनीपत से थे, पिछली बार क्या लेकर आए थे, सिल्वर मेडल लेकर आए थे। और इनके गुरु है रवि दहिया। ठीक है, यानी अपना आदर्श किसको मानते हैं ये, रवि दहिया को। और जब ओलंपिक में बेटा क्वालिफिकेशन के लिए ना, मतलब कुश्ती होती है कि जो मतलब इन दोनों में से एक को जाना था,
और क्वालिफिकेशन में ना इन्होंने अपने गुरु को हराया था, रवि दहिया को हराकर ये आगे आए थे। कितनी बड़ी बात है बेटा, जिसे हम आदर्श मानते हैं उसी गुरु को हराकर, यानी आज के टाइम में गुरु से शिष्य आगे निकल चुके हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कौन था? अमन सहरावत। रवि दहिया को अपना आदर्श मानते थे। और ये मतलब ओलंपिक में एक रूल होता है कि क्वालिफिकेशन से गुजरना होता है, जो क्वालिफाई करेगा वही आगे जाएगा। तो क्वालिफिकेशन के लिए इनके और किसके बीच में मुकाबला था? रवि दहिया, जो नारी सोनीपत से कांस्य पदक लाए थे पिछली बार। तो इन्होंने किसको हरा दिया था बेटा? रवि दहिया को हरा दिया था क्वालिफिकेशन में। ठीक है, तो आगे लिख लो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कौन सा था? अमन सहरावत, वीरोहर से रहेंगे। और अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सरवजोत। सरवजोत ये कोई धीन गांव है अंबाला का, लिख लो। धीन गांव अंबाला से रहेंगे, लिख लो सरवजोत। हाँ, अमन सहरावत का लिख लो 57 किलोग्राम में जीता। ये क्वेश्चन आएगा, अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम में जीता है? 57 किलोग्राम में जीता है, लिख लो। अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम में जीता है बेटा? 57 किलोग्राम में जीता है। अमन सहरावत ने कितने किलोग्राम में जीता है? 57 किलोग्राम में जीता है। ठीक है, अमन सहरावत कितने किलोग्राम में जीते हैं? 57 किलोग्राम में। और विनेश कितने किलोग्राम में लड़ी थी? 50 किलोग्राम में लड़ी थी। और विनेश पर अभी तक फैसला नहीं आया है। ठीक है, 13 अगस्त को कहते हैं फैसला आने की उम्मीद है, यानी कल फैसला आने की उम्मीद है। देखो क्या रहता है, अगर फैसला आ गया तो एक सिल्वर और आ जाएगा भारत की गोदी में। ठीक है, तो 57 किलोग्राम में कौन लड़े थे? अमन सहरावत लड़े थे। ठीक है, और अब किसके बारे में पढ़ेंगे? सरवजोत के बारे में। ठीक है, ये कहाँ से है बेटा? धीन गांव अंबाला से रहेंगे। और सरवजोत ने लिख लो 2022 में एशियन गेम में, एशियन, पीछे वाले शोर मत करो, एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था। स्वर्ण पदक जीता था, लिख लो। इन्होंने 2022 के एशियन गेम में स्वर्ण पदक जीता था। 22 के एशियन गेम में कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था बेटा? स्वर्ण पदक जीता था। किस में जीता था? एशियन गेम में। देखो 3 प्रकार के गेम होते हैं बेटा, मेनली 3 होते हैं, वैसे बहुत होते हैं। एक फॉर्मूला याद कर लेना, OAC। ठीक है, क्या याद करोगे? OAC। O से हो जाएगा ओलंपिक, A से हो जाएगा बेटा एशियन, और C से हो जाएगा कॉमनवेल्थ। इन तीनों की वैल्यू है, और तो बहुत से मुकाबले होते हैं, 3 ही याद करने हैं। एक इनकी धनराशि, ओलंपिक में 6 करोड़ गोल्ड को, सिल्वर को 4 करोड़ और इसको 2.5 करोड़। एशियन में 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख, इसमें 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख। ये धनराशि पूछी जाएगी बेटा, ये टेबल बना लो। ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, हर बार इस टेबल से एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ, ये एक टेबल बना लो। एक ओलंपिक होता है बेटा, एक एशियन होता है, एक कॉमनवेल्थ होता है। गोल्ड की राशि पक्की पूछी जाएगी, 6 करोड़, 4 करोड़ और कितने करोड़ बेटा? 2.5 करोड़। 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़। 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ राशि पूछी जाएगी। ठीक है, और उसमें 3 करोड़, 1.5 करोड़ और 75 लाख। ठीक है, ये राशि है ना, आगामी एग्जाम में भी आपसे पूछी जा सकती है। 6 करोड़, 2.5 करोड़ और 6 करोड़, 4 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़ 75 लाख, 1.5 करोड़ 75 लाख और 50 लाख। इस राशि से आगामी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन है पूछा जा सकता है। ठीक है, इस राशि से आपसे आगामी ओलंपिक में क्या आएगा बेटा? क्वेश्चन
आएगा। याद करना मुश्किल नहीं है। देखो 6 4 ढाई 3 डेढ़ 75 डेढ़ 75 50, ठीक है। 6 4 ढाई 3 डेढ़ 75 डेढ़ 75 50। देखो उसमें देखो ओलंपिक में थोड़ा याद करना है, 6 4 ढाई उसमें तो आधे हो रहे हैं, ठीक है। 3 डेढ़ 75 उसमें एक बार आधे हुए, डेढ़ 75 फिर 50, याद रह जाएगा ना, ठीक है। तो ये धनराशि याद करनी है बेटा। सर्वजोत का संबंध कहाँ से है? दीन अंबाला से रहेगा। और इन्होंने कहते हैं 2022 के एशियन में क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और मिक्स्ड में सिल्वर जीता था। 2022 के मिक्स्ड में कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था। अभी भी मिक्स्ड में जीता है ना इन्होंने, ठीक है। लिख लो 2022 एशियन गेम के मिक्स्ड में इन्होंने कौन सा पदक जीता था? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। मिक्स्ड में कौन सा पदक जीता था इन्होंने बेटा? सिल्वर मेडल जीता था, ठीक है। और इस बार ना ये मेडल किस में लेकर आए हैं? 10 मीटर में। 10 मीटर एयर राइफल जो शूटिंग है ना, ये भी किसके प्लेयर है बेटा? शूटिंग के प्लेयर है। और ये मिक्स्ड में लेकर आए हैं। किस में लेकर आए हैं बेटा? मिक्स्ड। मिक्स्ड में क्या होता है? एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। और ये किसके साथ मिक्स्ड में लेकर आए हैं? मन्नू भाकर के साथ मिक्स्ड में लेकर आए हैं। लिख लो सरवजोत सिंह इस बार 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में मेडल लेकर आए हैं। लिख लो 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड में क्या लेकर आए हैं? मेडल लेकर आए हैं। कौन लेकर आए हैं बेटा? सरवजोत लेकर आए हैं। याद रह जाएगा ना, ठीक है। किस में लेकर आए हैं? 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड में लेकर आए हैं, ठीक है। सरवजोत की डेट ऑफ बर्थ है ना, ये कल चेक करके बताऊंगा मैं, ठीक है। तो सरवजोत का संबंध कहां से रहेगा? दीन अंबाला से रहेगा। कहां से रहेगा? देखो इसकी आपकी अमन सहरावत की डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटा? 16 जुलाई 2003। 18 फरवरी 2002 किसकी थी? मन्नू भाकर। और नीरज चोपड़ा की 24 दिसंबर 1997, ठीक है। याद रह जाएगा ना, ठीक है। अब अगर विनेश फोगाट का मेडल आता है ना, तो विनेश फोगाट के बारे में पढ़ लो, ठीक है। विनेश फोगाट बलाली गांव दादरी से रहेगी। लिख लो बलाली गांव दादरी से विनेश का संबंध है। और लिख लो इनका जन्म 25 अगस्त 1994 को। 25 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था। लिख लो 25 अगस्त 1994 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 25 अगस्त 1994 को किसका जन्म हुआ था बेटा? विनेश फोगाट का। 25 अगस्त 1994 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ। और 2014 के ना कॉमनवेल्थ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। लिख लो 2014 के कॉमनवेल्थ में इन्होंने, मन्नू भाकर ने कौन से में जीता था? 18 में जीता था ना, इन्होंने 14 में। और 14 में एशियाई गेम हुए थे। एशियाई गेम में इन्होंने कांस्य जीता था। एशियाई गेम्स में कौन सा मेडल जीता था बेटा? कांस्य पदक जीता था, ठीक है। 2014 के एशियाई गेम में कांस्य पदक जीता। और 18 के एशियाई गेम में गोल्ड जीता था इन्होंने। 2018 के एशियाई गेम में गोल्ड मेडल। 2018 के एशियाई गेम्स में कौन सा मेडल जीता था? गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 14 में क्या जीता था बेटा? कौन सा मेडल जीता ना? हाँ, कॉमनवेल्थ में गोल्ड और एशियाई में ब्रोंज जीता था, कांस्य जीता था। और 18 के एशियाई में क्या जीता था? गोल्ड जीता। और 2020 में लिख लो सबसे बड़ा सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। 2020 में
2020 में इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है। लिख लो 2020 में इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है बेटा? राजीव गांधी अवार्ड मिल चुका है। 2020 में इनको कौन सा अवार्ड मिल चुका है? राजीव गांधी अवार्ड किसको मिल चुका है बेटा? विनेश फोगाट को। खेलों का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है? राजीव गांधी सम्मान होता है। तो राजीव गांधी सम्मान किसको मिल चुका है? विनेश फोगाट को मिल चुका है। कब मिला था बेटा? 2020 में। याद रह जाएगा ना? ठीक है। अब नीरज चोपड़ा वैसे तो पढ़ लिया। नीरज चोपड़ा के जीवन पर 2-3 बुकें हैं बेटा, लिख लो। नीरज चोपड़ा, ठीक है। इस बार कौन सा मेडल जीता इन्होंने? सिल्वर। पिछली बार कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था। जन्म कब हुआ? 24 दिसंबर। कहां पर हुआ? खंडरा गांव, पानीपत। इस बार कितना भाला फेंका? 4-5 मीटर। लिख लो। ये आज तक के ना ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ एथलीट है जिसने गोल्ड भी जीता है और सिल्वर भी। लिख लो। आज तक ओलंपिक के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किसका रहेगा ओलंपिक में? नीरज चोपड़ा का रहेगा। इनके जीवन पर एक पुस्तक है, द मैन हु मेड हिस्ट्री। द मैन हु मेड हिस्ट्री, ठीक है। ये पुस्तक लिखी थी नारिस प्रीतम ने। नारिस प्रीतम ने। नीरज चोपड़ा के ऊपर कौन सी बुक है बेटा? द मैन हु मेड हिस्ट्री। द मैन हु मेड हिस्ट्री। और एक इनके जीवन पर पुस्तक है बेटा, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, नवदीप सिंह गिल ने। द गोल्डन बॉय, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। ये नवदीप सिंह गिल ने लिखी है। नवदीप सिंह गिल ने कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? बता दो। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ठीक है। द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखी है? नवदीप सिंह गिल ने जीते। और नारिस प्रीतम ने कौन सी लिखी है बेटा? द मैन हु मेड हिस्ट्री। द मैन हु मेड हिस्ट्री किसने लिखी है? नारिस प्रीतम ने लिखी है। ये दोनों पुस्तकें आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी, ठीक है। और इनको ना ये कितने चीजों के ब्रांड एम्बेसडर है बेटा? एक, हाँ, गुड डॉट के। एक 11 नवंबर है ना 2022 को स्विट्जरलैंड ने मैत्री ब्रांड एम्बेसडर स्विट्जरलैंड ने कब बनाया था? ये तारीख लिख लेना। स्विट्जरलैंड ने इसे कौन सा मैत्री ब्रांड एम्बेसडर कब बनाया था? 11 नवंबर 2022 को बनाया था। लिख लो। नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड सरकार ने, नीरज चोपड़ा को स्विट्जरलैंड सरकार ने मैत्री ब्रांड एम्बेसडर कब बनाया था? 11 नवंबर 2022 को बनाया। एक ये टाटा AIG के भी है ना बेटा? टाटा AIG लाइफ इंश्योरेंस के भी है। और एक कौन सी कंपनी की है? गुड डॉट के हैं। टाटा AIG के है और किसके रहेंगे बेटा? गुड डॉट। और इनका खेल पूछे तो कौन सा रहेगा? जेवलिन थ्रो, जिसे हम बोलते हैं भाला फेंक, या ठीक है जेवलिन थ्रो, भाला फेंक बोलते हैं या जेवलिन थ्रो बोलते हैं। याद रह जाएगा ना नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो हरियाणा के ना 6 में से 5 मेडल में किसका योगदान है? हरियाणा के। लिख लो। हॉकी ने जो कांस्य पदक जीता है, लिख लो, हरमनप्रीत की कप्तानी में। ये क्वेश्चन आ सकता है। भारत ने हॉकी में जो कांस्य पदक जीता है किसकी कप्तानी में जीता है बेटा? हरमनप्रीत की कप्तानी में जीता है। हॉकी में क्या जीता है बता दो? और उसमें संजय और सुमित हरियाणा से है। हॉकी में, हॉकी में क्या जीता है? कांस्य पदक। कप्तान कौन थे?
हरमनप्रीत, और इन्हें सरपंच के उपनाम से जाना जाता है, सरपंच के उपनाम से जाना जाता है। उसमें संजय और सुमित, संजय और सुमित कहाँ से थे बेटा? हरियाणा से थे। लिख लो। हॉकी में जो भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है, हॉकी में भारतीय टीम ने जो कांस्य पदक जीता है, लिख लो, हॉकी में भारत ने कांस्य पदक जीता है, उसमें जो आपके संजय और सुमित कहाँ से रहेंगे? हरियाणा से रहेंगे। ठीक है, संजय और सुमित कहाँ से रहेंगे? हरियाणा से रहेंगे। संजय और सुमित कहाँ से रहेंगे बेटा? हरियाणा से रहेंगे। याद रह जाएगा ना। तो 6 में से 5 मेडल में किसका योगदान है? आपके हरियाणा का योगदान है। फिर भी हरियाणा को खेलों में बजट बहुत कम दिया जाता है। ठीक है, और गुजरात और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा बजट है और वहाँ से एक भी मेडल नहीं आया। ठीक है, इसीलिए अगर है ना हर बार मेडल है ना हरियाणा वालों के आते हैं, लेकिन फिर भी हरियाणा वालों को गेम्स में इतना पैसा नहीं दिया जाता। याद रह जाएगा ना। ठीक है, तो अब 2 मेन है ना 5-7 है ना, अभी हरियाणा में ना 5-7 और चीज़ों की घोषणा हुई है, वो लिख लो। ठीक है, पिंजौर में ना सेब मंडी बनेगी। पिंजौर पंचकुला में कौन सी मंडी बनेगी? पिंजौर कहाँ पर है बेटा? पिंजौर यहाँ पर सेब मंडी बनेगी, सेब मंडी बनेगी। लिख लो, पिंजौर पंचकुला में सेब मंडी बनेगी। पिंजौर पंचकुला में क्या बनेगी? सेब मंडी बनेगी। और एक है ना हॉलैंड के सहयोग से गुरुग्राम में, किस कंट्री के सहयोग से बेटा? हॉलैंड के सहयोग से गुरुग्राम में अंतरराष्ट्रीय फूलों की क्या बनेगी? मंडी बनेगी। और इन फूलों का ना निर्यात कहाँ पर किया जाएगा? विदेशों में किया जाएगा। लिख लो, हॉलैंड के सहयोग से, हॉलैंड के सहयोग से, लिख लो बेटा, हॉलैंड के सहयोग से ग्लोबल फूल मंडी बोलेंगे इसे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय लेवल की कौन सी फूल मंडी बनेगी? ग्लोबल फूल मंडी। ठीक है, और इससे विदेशों में क्या किया जाएगा? फूलों का निर्यात किया जाएगा। और ये भी लिख लो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में ऑर्गेनिक मंडी बनेगी। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में कौन सी मंडी बनेगी बेटा? ऑर्गेनिक मंडी बनेगी। लिख लो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में कौन सी मंडी बनेगी बेटा? ऑर्गेनिक मंडी बनेगी। लिख लो, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनिक मंडी कहाँ पर बनेगी? पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुनानगर में बनेगा। लिख लो, पहला डाकघर निर्यात केंद्र, पहला डाकघर निर्यात केंद्र। लिख लो, पहला डाकघर निर्यात केंद्र यमुना नगर में बनेगा। लिख लो, पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर बनेगा? यमुना नगर में बनेगा। लिख लो, पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर बनेगा बेटा? यमुना नगर में बनेगा। पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर बनेगा? यमुना नगर में। कौन सा केंद्र बनेगा? डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर बनेगा? यमुना नगर में बनेगा। गुरुग्राम में कौन सी फूल मंडी बनेगी? ग्लोबल फूल मंडी, जिसके फूलों का निर्यात कहाँ पर किया जाएगा? विदेशों में। और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुग्राम में कौन सी मंडी बनेगी? ऑर्गेनिक। क्या बनेगी?
ऑर्गेनिक बनेगी। और पासपोर्ट सॉरी ये जो आपका डाकघर, पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर बनेगा? जैसे 4 मंजिला बस स्टैंड हरियाणा का कहाँ पर बना था? फतेहाबाद में 4 मंजिला बस स्टैंड। पूरे हरियाणा में ना एक ही 4 मंजिला बस स्टैंड है अभी तक, लिख लो। पूरे हरियाणा में एक ही 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। पूरे हरियाणा में 4 मंजिला बस स्टैंड कहाँ पर रहेगा? फतेहाबाद में रहेगा। उत्तर भारत का लिख लो सबसे बड़ा तैरता हुआ, ठीक है, सोलर प्लांट चंडीगढ़ में लगा है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा, उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ क्या बना है बेटा? सोलर प्लांट। कहाँ पर बना है? चंडीगढ़ में बना है। लिख लो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। लिख लो उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, उत्तर भारत का लिख लो सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट। ये पूछा जाएगा बेटा उत्तर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ, ठीक है, सोलर प्लांट कहाँ पर बना है? चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित कब घोषित किया गया? 2007 में। इसकी संरचना किस पर आधारित है? मानव शरीर पर आधारित रहेगी। यहाँ पर मानव झील का दर्जा किसको दिया गया? सुखना झील। डिजाइन किसने तैयार किया? स्टार्टिंग में अल्बर्ट बेयर, बाद में ली कार्बूजियर। लिख लो पंचकुला में इंग्लैंड के सहयोग से फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। पंचकुला में इंग्लैंड के सहयोग से, इंग्लैंड के सहयोग से लिख लो सब्जियों, फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए, फल व सब्जियों के प्रबंधन के लिए उत्कृष्टता केंद्र। 115 करोड़ की लागत का। कितने करोड़ की लागत आएगी बेटा? 115 करोड़ की लागत आएगी। लिख लो पंचकुला में इंग्लैंड के सहयोग से फल व सब्जियों के लिए क्या स्थापित किया जाएगा? उत्कृष्टता केंद्र। ये तो हमने बजट में पढ़ा था। कैथल के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए। कैथल के कहाँ पर बेटा? गुला चीका कहाँ पर है? कैथल के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। वर्टिकल फार्मिंग के लिए क्या बनेगा? बता दो। उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। लिख लो कैथल के चीका में वर्टिकल फार्मिंग के लिए क्या बनेगा? उत्कृष्टता केंद्र, ठीक है। गुरुग्राम में ग्लोबल मंडी बनी थी किसके सहयोग से बेटा? हॉलैंड के। और पंचकुला में फल व सब्जियों का रख रखाव के लिए उत्कृष्टता केंद्र इंग्लैंड के सहयोग से। पहला वो डाकघर पासपोर्ट डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पर खोला गया था? यमुनानगर में खोला गया था। याद हो रहे हैं क्या साथ साथ? कोई डाउट तो नहीं है? सेब मंडी कहाँ पर बनेगी? पिंजौर पंचकुला में सेब मंडी बनेगी। और वो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए वो कहाँ पर था? गुरुग्राम में बनेगा। वेरी गुड। फल व सब्जियों के लिए कहाँ पर? चीका में, ये जो आपका पंचकुला में। और कैथल में चीका वर्टिकल होम, ठीक है। आसी में लिख लो स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए उत्कृष्टता केंद्र। स्वच्छ रोपण सामग्री के लिए आसी में, आसी कहाँ पर है बेटा? स्वच्छ रोपण, स्वच्छ रोपण, स्वच्छ रोपण सामग्री उत्कृष्टता केंद्र। लिख लो आसी में स्वच्छ रोपण सामग्री उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। लिख लो आसी में, लिख लो आसी में स्वच्छ रोपण सामग्री, लिख लो आसी में स्वच्छ रोपण सामग्री उत्कृष्टता केंद्र। और झज्जर जिले में फूलों व बीजों का उत्कृष्टता केंद्र। झज्जर जिले में फूलों व बीजों का, झज्जर में
फूलों व बीजों का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। लिख लो, झज्जर में फूलों व बीजों का उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। लिख लो, झज्जर में फूलों व बीजों का कौन सा केंद्र बनेगा बेटा? उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। झज्जर में फूलों व बीजों का क्या बनेगा? उत्कृष्टता केंद्र बनेगा। एक बेटा हमने पढ़ा था सजावटी मछली का, हाँ, सजावटी मछली का नाम क्या रहेगा? हेचरी। उसका भी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर था? झज्जर में। यह क्वेश्चन आया था पीछे। लिख लो, सजावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। लिख लो, सजावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र। सजावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा बेटा? झज्जर में रहेगा। लिख लो, सजावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। सजावटी मछली हेचरी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में। किस मछली का उत्कृष्टता केंद्र है बेटा? सजावटी मछली। उस मछली का नाम क्या रहेगा? हेचरी का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर है? झज्जर में रहेगा। याद रह जाएगा ना? ठीक है। एक है बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ गांव में। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र गिगनाऊ, ये किस डिस्ट्रिक्ट में गांव आता है बेटा? भिवानी में। लिख लो, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? गिगनाऊ में बनेगा। लिख लो, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? गिगनाऊ गांव में बनेगा। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? गिगनाऊ में बनेगा। लिख लो, बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? तो बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा बेटा? गिगनाऊ में बनेगा। गिगनाऊ कहां पर रहेगा आपका? भिवानी में रहेगा। उसमें कौन सा केंद्र बनेगा? बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर बनेगा? गिगनाऊ। गिगनाऊ कहां पर रहेगा आपका? भिवानी में रहेगा। ठीक है। एक मैंने बताया था ऊंटों का मेला कहां पर लगता है? वो ऊंटों का नहीं था, बरालू गांव भिवानी में ऊंटों का मेला। वो पशुओं का मेला था जॉर्जगढ़ में। ऊंटों का मेला ये बरालू गांव भिवानी में लगता है। लिख लो, हरियाणा में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला बरालू गांव में। लिख लो, हरियाणा में ऊंटों का सबसे बड़ा मेला। हरियाणा में ऊंटों का ऊंट सबसे ज्यादा है बेटा सिरसा में। कहां पर है? और ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पर रहेगा आपका? सिरसा में रहेगा। लेकिन ऊंटों का सबसे बड़ा मेला कहां पर लगता है? बरालू गांव भिवानी में लगता है। ठीक है। दोबारा बताता हूं बेटा, करंट अफेयर वाले। ठीक है। पिंजौर में कौन सी मंडी बनेगी? सेब मंडी बनेगी। ठीक है। और हॉलैंड के सहयोग से बनेगी गुरुग्राम में ग्लोबल गुलाबों की मंडी, जहां पर फूल मंडी, जहां पर फूल का निर्यात कहां पर किया जाएगा? विदेशों में किया जाएगा। और ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भी मंडी कहां पर बनेगी? गुरुग्राम। और पंचकुला में किसके सहयोग से बेटा? इंग्लैंड के सहयोग से। कौन सा उत्कृष्टता केंद्र खुलेगा? फल व सब्जियों के रख रखाव का उत्कृष्ट। कितनी लागत बनेगी? 115 करोड़। और जो यमुनानगर में है ना, वो क्या खोला जाएगा बेटा? डाकघर निर्यात केंद्र। ये पहला है। ठीक है। पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहां पर खोला जाएगा? यमुनानगर में खोला जाएगा। ठीक है। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? भिवानी में रहेगा। ठीक है। और झज्जर में किसका? एक तो सजावटी मछली था, एक और बताया था फूल व बीज का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर रहेगा? झज्जर में रहेगा। कहां पर रहेगा? अमन सहरावत कहां से थे? झज्जर से। ठीक है। अमन सहरावत का जन्म कब हुआ? 16 जुलाई 2003। मन्नू भाकर का 18 फरवरी 2002। ठीक है। और आपका ये सब नीरज चोपड़ा का 24 दिसंबर 1897।
और एक आपका ये जो विनेश फोगाट का कितने अगस्त, 25 अगस्त 1994, बलाली गांव, चरखी दादरी। विनेश फोगाट ने 2014 में कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीता था, ठीक है, और एशियाई में कांस्य पदक जीता था, और 18 में क्या जीता था, एशियाई में गोल्ड जीता था। और 2020 में कौन सा पुरस्कार मिला था, राजीव गांधी पुरस्कार। और इस बार है ना वो 50 मतलब किलोग्राम में लड़ी थी और वो फाइनल में पहुंच गई थी, और फाइनल में 100 ग्राम वजन कम होने ज़्यादा होने के कारण है ना उनको क्वालिफिकेशन से बाहर कर दिया गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं बेटा कल शायद एक मेडल भारत को और मिल जाए। कल फैसला आना है विनेश फोगाट पर, देखते हैं क्या होता है। आज वाला समझ आ गया क्या, कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। कितने मेडल आए टोटल भारत में, 6, 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल आए। भारत अंक टैली में कौन से नंबर पर रहा, 71। टोटल देश थे 206, कितने देशों ने भाग लिया था, 206। भारत कौन से नंबर पर रहा, 71वें नंबर पर भारत रहा। और इस बार एक भी गोल्ड नहीं आया। एक गोल्ड आया था 2008 में व्यक्तिगत, और 2008 के बाद आया था टोक्यो जापान में हुआ था। और पिछली बार भारत रहा था 48वें नंबर पर। कौन से नंबर पर रहा था, और इस बार कौन से पर है, 71वें। बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई है। आज वाला समझ आ गया बेटा, कोई डाउट तो ना है। थैंक यू।